कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ओलिटी की MCQs जीएस की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आपकी जो MCQs की सीरीज़ है, ये आपके UPPSC, HC इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO या UPPSC कि RO APS के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम MCQs की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। जो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपके अनुच्छेद 36 से, वो है आपके अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 पार्ट 4 तक में वर्णित किया गया है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों का क्या काम होता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्या काम होता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कौन से संविधान से लिया गया है? तो वो आपके लिए गया है ब्रिटिश। कौन से? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? ये आपको अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आपको अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। तो ये आपके 93 के तहत है, आपकी अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। और आपके अनुच्छेद 89 में क्या है? अनुच्छेद 89 में है आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। किसमें? 89 जो आपका अनुच्छेद है उसमें आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। और 93 में आपके लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष एवं लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। मतलब 93 तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, और 89 में आपके राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है। जो विधायिका में अध्यक्ष पद का जो प्रावधान है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश। विधायिका में अध्यक्ष अपने सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। विधायिका में जो अध्यक्ष होता है वो अपने सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और सदस्यों की शक्ति एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, कि उनके सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो उनको संरक्षण करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है, जो अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है वो किस आपके संविधान से लिया गया है? तो वो आपके संविधान से लिया गया है कनाडा। कौन से संविधान से? वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये जो भारतीय संविधान है वो 1935 से प्राप्त किया गया है। जो आपके अर्धसंघात्मक स्वरूप क्या होता है? मतलब जो शक्तियों का केंद्र होता है, जो शक्तियों का केंद्र से निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन को लिया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वो है कौन सा है? वो है आपका आर्टिकल 14। और जो आर्टिकल 14 है और ये 14 से 18, ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। किसका? विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भारत राज्य के क्षेत्र है, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी जो शक्तियाँ हैं, जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसके अधिकार हैं, उनसे वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसकी जो अवधारणा है वो किसकी है? वो आपकी जापानी संविधान की देन है। किसकी? जापानी संविधान की देन है। और जो ये आपका जो आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये आपका किससे लिया गया? ये आपका ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ये आपका ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है कि आपका जो आपका विधि के सापेक्ष समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? अब कौन सा 124A? तो वो आता है राजद्रोह। 124A में क्या लिखा है? 124 में ए में आपका राजद्रोह लिखा है कि यदि किसी भी देश के खिलाफ, जैसे आपने किसी देश के खिलाफ बोल दिया, कोई भी किसी भी व्यक्ति ने देश के खिलाफ बोल दिया या फिर संकेत दिया या फिर अभिव्यक्ति कोई ऐसी करी कि वो नफरत फैला रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसे राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके अनुसार उसे सज़ा मिलेगी। ये सब आपका कहाँ लिखा हुआ है? ये सब आपका अनुच्छेद 124A में लिखा हुआ है, जिसका आंसर है ऑप्शन बी राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की जो कार्य प्रणाली के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लिखा है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो वो है आपका अनुच्छेद 368। कौन सा? 368। संविधान में जो संशोधन है वो भाग पार्ट 20, कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 20 के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है कि अगर हम संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं। अब आता है कि संशोधन किन किन विधियों से किया जा सकता है। तो जो संशोधन है वो आपका 3 विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहले आपका साधारण बहुमत द्वारा, मतलब आप अलग अलग लोगों की वोट लीजिए, आप बहुमत लीजिए कि क्या क्या संशोधन होना चाहिए, कि ये संशोधन सही है या नहीं है। या फिर विशेष बहुमत द्वारा कि आप केवल बहुत जो स्पेशल लोग हैं, जैसे मान लो आपका कोई पार्षद है, कोई ये है, उससे केवल उनसे ही आप परामर्श लीजिए, केवल उनके ही आप वोट लीजिए कि आप संविधान में क्या क्या संशोधन करना चाहते हैं। या फिर विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये हो चुके हैं आपके बहुत ही बड़े लेवल के, मतलब आप किसी मंत्री वगैरह से, राज्य के मंत्री वगैरह से अगर आप परामर्श लेते हैं, ये हो गए उससे, मतलब राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा जो राज्य के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे आप समर्थन लीजिए कि आप ये संशोधन करना चाहते हैं संविधान में। ठीक है, तो आपकी कितनी विधियाँ हुई? 3 विधियाँ हुई आपके संविधान में संशोधन की। और अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो आपके 101 संशोधन किया जा चुका है। जो आपका 101वां संशोधन है वो कौन सा है? वो आपका जीएसटी का है। जो आपका जीएसटी लागू हुई है ये आपका 101वां संशोधन है संविधान में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? वो कौन सा एक्ट है? तो वो है आपका एक्ट ऑफ 1909। कौन सा? एक्ट ऑफ 1909। एक्ट ऑफ 1909 है जिसमें आपको पृथक निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया, मतलब जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग मतदाताओं, मतलब उनके लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की। अब जो आपका 1892 एक्ट है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका 1892 एक्ट है ये है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, मतलब इनडायरेक्टली आप किसी को वोट अब इनडायरेक्टली भी किसी को वोट दे सकते हैं। ये है आपका 1892 एक्ट। अब है 1919 में क्या है? 1919 में है प्रांतों में द्वैध शासन। ये है आपका अप्रत्यक्ष, जो आपका 1892 है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। 1919 में है आपका प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ हुआ कब? 1919 के संशोधन में। और जो आपका 1935 का जो भारत सरकार एक्ट है वह आपका प्रांतीय स्वायत्तता एवं केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो इसका आंसर आपका एक्ट ऑफ 1909 कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो कौन से प्रावधान में? वो है आपके 6वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में है? ये आपका 6वीं अनुसूची में है कि जो आपका मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, वहाँ पर अलग से जनजातीय क्षेत्रों के शासन का विशेष प्रावधान है। जबकि अलग प्रावधान है। जबकि जो प्रथम अनुसूची है संघ, जो आपकी प्रथम अनुसूची है उसमें संघ का, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें संघ और शामिल राज्यों का, और जो तीसरी अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। जो आपका प्रथम अनुसूची है उसमें आपका संघ और संघ के जो राज्य हैं उसमें उसका उल्लेख है। दूसरी सूची में आपका राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का उल्लेख है। और जो अनुसूची आपकी तीसरी है उसमें आपकी अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति एवं प्रशासन के नियंत्रण के बारे में प्रयोग किया गया है। तो 6वीं अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निवारक निरोध अधिनियम। कौन सा निवारक अधिनियम? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो होता है, कौन सा? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है, डिटेक्शन जो है वो द्वारा क्या रोका जा सकता है? उसके द्वारा हम क्या रोक सकते हैं? तो उसके द्वारा हम रोक सकते हैं आज़ादी का हक। क्या रोक सकते हैं? उसके द्वारा हम आज़ादी का हक रोक सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा व्यक्ति के आज़ादी का हनन होता है, उसके हम आज़ादी का हनन रोक सकते हैं। अब आते हैं ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 22। कौन से अनुच्छेद में है ये निवारक निरोध अधिनियम? तो ये आपके अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके अनुच्छेद 22 के 3, 4, 5, 6, 7 निवारक विरोध विधि से संबंधित है। ये आपका 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। जो आपका ये निवारक विरोध अधिनियम है ये आपका 1950 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? अब ये निवारक निरोध अधिनियम क्या है? ये आपका ये उद्देश्य व्यक्ति को सज़ा देना नहीं, मतलब मान लो किसी का खून कर दिया तो उसे दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना था, बल्कि उसे समझाना था कि आपको ये अपराध नहीं करना चाहिए। ये उसका उद्देश्य था किसका? निवारक निरोध अधिनियम का। ये आपका केवल इंडिया में है। आपने देखा होगा इंडिया में तो कोई समझा सकता है, अमेरिका में तो सीधे गोली मार देते हैं, तो अमेरिका में ये नियम नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन है आज़ादी का हक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो वो आपकी हुई थी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ये जो यूपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार हुई थी? जो आपका ये कौन सा संविधान है? ये आपका संविधान 324। कौन सा अनुच्छेद है? ये 324 के तहत हुई थी कि आपका जो आपके संसद राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पदों का निर्वाचन है, जो उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा, वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 324 में तो आपके संसद के राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। और 315 में आपके संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो ये जो आपके हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी, तो इसके आपके 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग भी इसका क्वेश्चन हो सकता है, और संघ लोक सेवा आयोग भी इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर 2 हो सकते हैं, एक ये है 324 और ये है 315। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, और लोगों को भी इन MCQs का फ़ायदा हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में जल्द से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी
ताकि सभी इनको पढ़ सकें और उनको फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छी कंटेंट, अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। ये मेरा आपका पॉलिटी का पार्ट सेकंड था। पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में जीके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फ़ौरन जाइए और मेरी उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए थैंक यू सो मच।